इस वीडियो में हम कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 75 बताता है कि कोर्ट के पास पावर है, वो कमीशन इशू कर सकती है और इसे हम ऑर्डर 26 के साथ पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कोर्ट की पावर जानने से पहले हम ये जानेंगे कमीशन एक्चुअल में होता क्या है। तो कमीशन बेसिकली क्या होता है, जब कोर्ट को किसी पर्सन को एग्जामिन करना होता है या फिर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होती है और वो पर्सन इस कोड के द्वारा मना किया गया है कि आप उसको कोर्ट में पर्सनली नहीं बुला सकते। जैसे कि सेक्शन 132 में ये बोल रखा है कि पर्दानशी वुमेन जो होगी आप उसको पर्सनली कोर्ट में नहीं बुलाओगे, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 133 जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, स्पीकर, इन सब लोगों को आप पर्सनली कोर्ट में नहीं बुलाओगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऐसे में क्या करेगी कोर्ट, एक कमीशन का गठन करेगी। उस कमीशन में एक या फिर एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, केस टू केस वेरी करेगा और कोर्ट को जैसा ठीक लगेगा वैसा कोर्ट कमीशन बना देगी। अब इस कमीशन का काम ये होगा कि ये वहां जाएगी पर्सनली, वहां जाके उस पर्सन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। अगर कोई एविडेंस कलेक्ट करनी है तो वो कलेक्ट करेगी और अपनी रिपोर्ट बना के कोर्ट में सबमिट कर देगी, ठीक है। तो अब जानते हैं किन किन चीज़ों के लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है। ये दे रखा है सेक्शन 75 में। सबसे पहली बात करते हैं तो ये कहता है टू एग्जामिन एनी पर्सन। इसे पढ़ते हैं रूल 1 के साथ, जिसमें कहता है कि आप किसी भी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू कर सकते हो। सेकंड बात करता है टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। इसे पढ़ते हैं हम रूल 9 के साथ। मैं जो जो आपको बात बता रहा हूँ वो सब रूल में एज इट इज लिखा हुआ है, चाहे आप ऑर्डर से पढ़ लीजिए चाहे सेक्शन से पढ़ लीजिए, बात सेम है। तो रूल 9 में भी यही बात लिखी है कि आप लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। अब लोकल इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो है अगर किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पता करनी है तो आप कमीशन इशू कर सकते हो। मींस प्रॉफिट के बारे में जानना है, कितनी अर्निंग करी है, तो आप कमीशन इशू कर सकते हो। प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करने के लिए आप कमीशन इशू कर सकते हो। इसके अलावा एनुअल नेट प्रॉफिट जानने के लिए भी आप कमीशन इशू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड बात करता है टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स। इसे हम पढ़ते हैं रूल 11 के साथ। ये कहता है कि मान लो अगर कंपनी का डिस्प्यूट है या कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, उसमें अगर किसी कंपनी के अकाउंट्स चेक करने हैं या एग्जामिन करने हैं तो भी आप कमीशन इशू कर सकते हो। ओके। फोर्थ बात करता है टू मेक पार्टीशन। अगर किसी प्रॉपर्टी में पार्टीशन का डिस्प्यूट चल रहा है तो प्रॉपर्टी को फिजिकली इंस्पेक्शन करने के लिए भी कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है। इसे हम पढ़ते हैं रूल 13 के साथ, सेम बात लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो बात करता है अगर साइंटिफिक, टेक्निकल या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ऐसे केस में भी आप कमीशन इशू कर सकते हो। इसे हम पढ़ते हैं रूल 10A के साथ। इसके बाद 6 पॉइंट कहता है कि अगर आपको सेल कंडक्ट करानी है किसी भी प्रॉपर्टी की जो आपको लगता है कि बहुत जल्दी सड़ सकती है, गल सकती है, उसका स्पीडी एंड नेचुरल डिके हो सकता है और वो कोर्ट की कस्टडी में है,
और उस प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेशन के लिए सूट चल रहा है ऑलरेडी कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो ऐसे केस में कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगी। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मान लो ए वर्सेस बी का कोई केस चल रहा है एक प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में मान लो गेहूं उग रहा है। अब क्योंकि सिविल केस है इसलिए इस केस में कितना भी समय लग सकता है, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल। तो ऐसे में क्या इस वीट को, जो ये गेहूं उगा रखा है, इसको सड़ने देगी कोर्ट कि भाई 10 साल बाद केस डिसाइड होगा, जब हम करेंगे डिसाइड कि ये किसके फेवर में। जब तक तो सड़ जाएगा वो, उसका क्या करेगा, वो तो किसी का भी यूज में जाएगा। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, इसको सेल कर देगी। जब ये पूरा केस डिसाइड हो जाएगा और जिसके फेवर में ये केस डिसाइड होगा उसको ये कॉस्ट पे कर देगी कोर्ट, उसको दे देगी ये वाला पैसा, ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट आता है टू परफॉर्म मिनिस्ट्रियल एक्ट। इसे पढ़ते हैं रूल 10B के साथ। मिनिस्ट्रियल रूल एक्ट का मतलब है कहीं पे भी अगर मिनिस्ट्रियल परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, किसी मिनिस्टर की अगर आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो आप वहाँ पे कमीशन इशू कर देंगे, ठीक है। उसको पर्सनली नहीं बुलाएंगे, बात ख़त्म। अब कुछ फर्दर रूल्स देख लेते हैं इससे, ऑर्डर से रिलेटेड। तो इसमें हम देखेंगे रूल 10। रूल 10 में बात कर रहा है कि कोर्ट एक कमिश्नर को अपॉइंट करेगी, ठीक है। वो जाएगा, वो अगर पर्सन को इंस्पेक्ट करना है तो पर्सन को करेगा, एविडेंस कलेक्ट करने हैं तो एविडेंस कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद इस पे एक रिपोर्ट बनाएगा और ये रिपोर्ट सबमिट कर देगा कोर्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद रूल 10 का सब रूल 2 ये बोलता है कि कमिश्नर जो भी एविडेंस कलेक्ट करके ला रहा है उसे अपनी रिपोर्ट के साथ अटैच करके देगा कोर्ट में। जब ये अटैच करके देगा तभी ये एविडेंस जो एडमिसिबल होंगे, माने जाएंगे कोर्ट के अंदर, अदरवाइज कोर्ट इसे नहीं मानेगी। अगर खाली आप एविडेंस दे रहे हो कोर्ट में तो वो एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है। रिपोर्ट के साथ कमिश्नर जब एविडेंस अटैच करके देगा तभी वो एविडेंस माने जाएंगे उस सूट के लिए। और अगर किसी पार्टी को कोई भी ऑब्जेक्शन है कमिश्नर की रिपोर्ट से, तो वो कोर्ट की परमिशन से कमिश्नर को एग्जामिन कर सकती हैं, कोई भी पार्टी, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो। और उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने इन्वेस्टिगेशन किस मैनर में करी है, ये भी बताओ, ठीक है। और इसका थर्ड सब रूल ये कहता है कि अगर कोर्ट खुश नहीं है कमिश्नर की रिपोर्ट से या इन्वेस्टिगेशन से तो वो फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट करा सकता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे रूल 16। रूल 16 कह रहा है कि कमीशन की पावर क्या होगी। तो देखो पावर बहुत सिंपल सी है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है, किसी पर्सन को बुला सकता है एविडेंस देने के लिए, ठीक है। सेकंड है किसी भी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकता है, और किसी भी चीज को एग्जामिन कर सकता है, देख सकता है, चेक कर सकता है जो भी रिलीवेंट है केस से। थर्ड है इसमें रीजनेबल टाइम में किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी लैंड को
वो जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। बट ध्यान रखना यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख रखा है रीजनेबल टाइम में, ये नहीं रात को 9 बजे पहुँच गया या फिर सुबह 4 बजे पहुँच गया, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। जो भी रीजनेबल टाइम है आप उसमें जाइए और किसी भी बिल्डिंग को इंस्पेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी लैंड को इंस्पेक्ट कर सकता है जिसके उसे ऑर्डर मिले हैं कमीशन में इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 76। ये बात करता है कि कमीशन आप किसी दूसरे स्टेट की कोर्ट को भी भेज सकते हो। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर कोई पर्सन है, जहां केस चल रहा है वो उस कोर्ट की जूरिसडिक्शन के बाहर रहता है, ठीक है। जैसे केस तो चल रहा है गाजियाबाद में और वो रहता है दिल्ली में, तो ऐसे में जो गाजियाबाद की कोर्ट होगी वो कमीशन इशू कर देगी दिल्ली के कोर्ट के लिए, ठीक है। फिर जो दिल्ली की कोर्ट है वो उस कमीशन को एग्जीक्यूट कराएगी, वहां पे वो उसको परमिशन देगी कि भाई इसको एग्जीक्यूट कराना है, या फिर उस पर्सन को ही गाजियाबाद भेज देगी कि भाई तू जा यहाँ पे अटेंडेंस लगा के आ, ठीक। बट एक चीज ध्यान रखना, जो अनदर कोर्ट मतलब जो दूसरी स्टेट की कोर्ट को आप भेज रहे हो, पहली बात तो आप उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजोगे, ऑर्डर नहीं करोगे, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजोगे। सेकेंडली आप हाई कोर्ट को छोड़ देना, हाई कोर्ट को छोड़कर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी कोर्ट हैं आप उनमें से जो भी कोर्ट की जूरिसडिक्शन में रहता है वो पर्सन, उस कोर्ट को आप भेज सकते हो। ये ऐसा मत करना कि मुंह उठा के हाई कोर्ट को भेज दिया, हाई कोर्ट नहीं बैठा भाई ये सब चीजें कराने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन 77। ये बात करता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की। अगर कोई पर्सन आपको एग्जामिन करना है, किसी पर्सन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है और वो इंडिया के अंदर नहीं रहता, तो आप वहां पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजोगे, ना कि ऑर्डर, ठीक है। तो ये था कमीशन के बारे में सेक्शन 75। इसे हम जैसे कि मैंने बताया आपको ऑर्डर 26 के साथ पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।